नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मजदूरों को लेकर चल रही सियासत पर। जिस मजदूर की बदौलत देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता है, वो मजदूर आज खुद ही रास्ते पर है। सड़कों पर मजदूरों का रेला है और उनकी बेबसी, लाचारी और मजबूरी की तस्वीरें दिल को झकझोर रही हैं। लेकिन विडंबना है कि उनको घर तक पहुंचाने के लिए रेल बस चलाने की बजाय सियासत हो रही है। शुक्रवार को भी ट्विटर पर शुरू हुई सियासत दिन भर ट्रेनों को लेकर आरोप प्रत्यारोप पर दौड़ती रही। क्या है सियासत और क्या है इसके मायने, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। मजदूरों की ट्रेन पर फिर तकरार। केंद्र और भूपेश सरकार के बीच ट्विटर वॉर। रेल मंत्री का आरोप, सीएम का पलटवार। प्रवासी मजदूरों को लेकर केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर आमने सामने है। ट्विटर पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। ताजा टकराव केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के उस बयान से शुरू हुआ जिसमें रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे रोजाना 300 श्रमिक ट्रेनों को चलाकर कामगारों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए तैयार है। लेकिन छत्तीसगढ़ समेत कुछ राज्य इसकी अनुमति नहीं दे रहे। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने तुरंत उन्हें ट्विटर पर जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री को क्या जवाब दिया, ये बताने से पहले आपको सुनाते हैं रेल मंत्री ने आखिर क्या कहा। हम 300 ट्रेनें शुरू कर सकते हैं रोज, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, जहां से बहुत ही कम परमिशन, बहुत ही कम ट्रेनों के लिए परवानगी मिल रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मेरी विनती है कि सब ट्रेनों को आने दें और अपने खुद के लोग जो घर जाना चाहते हैं उनको स्वागत करें, उनकी चिकित्सा की चिंता करें। केंद्रीय रेल मंत्री का यह बयान सामने आने के बाद ही सीएम भूपेश बघेल ने तुरंत पलटवार करते हुए ट्विटर पर लिखा, छत्तीसगढ़ की ओर से 30 ट्रेनों की अनुमति मांगी गई है और हमें अब तक सिर्फ 14 ट्रेन ही मिली है। ट्रेनों के लिए हम करीब 1.17 करोड़ का भुगतान भी रेलवे को कर चुके हैं। रेलवे या किसी राज्य की ओर से कोई प्रस्ताव हमारे पास लंबित नहीं है। केंद्रीय रेल मंत्री जी, आपका बयान तथ्यहीन और आधारहीन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यही नहीं रुके, उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मजदूरों और ट्रेन को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच हुई ट्विटर वार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता भी कूद पड़े। मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जबरन विवाद की स्थिति बनाकर अपनी गलती छिपा रही है। अगर केंद्र सरकार में कहीं 56 इंच का सीना है तो अभी दिखाने का सही समय है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मजदूरों की हालत के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ऐसे समय में जहां इतना बड़ा संकट है वहां एक विवाद की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास वो कर रहे हैं। अब क्यों राज्यों के ऊपर आप डाल रहे हो, ये सरासर गलत है। जिम्मेदारी को लीजिए, संभालिए। अगर 56 इंच की छाती है तो ये समय था उसको दिखाने का, ये समय था उस पर खरा उतरने का। इतने दिनों में इतने प्रयास के बाद 2 ट्रेन आई हैं, यानी इसका मतलब है कि मुश्किल से 2400 लोग उतर पाए हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ चिट्ठी लिख दिया और आज तक ना इनका कोई कोऑर्डिनेशन है, ना कोई रोड मैप। लॉकडाउन की वजह से देश में मजदूरों की हालत किसी से छिपी नहीं है। उनकी मजबूरी और बेबसी मौत बनकर सबके सामने आ रही है। जाहिर है उनका यह दर्द केंद्र और राज्य सरकार के आपसी सामंजस्य के बिना दूर होना मुमकिन नहीं। ऐसे में सवाल है कि एक दूसरे पर दोषारोपण करने से मजदूर सकुशल अपने घर लौट पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। हम आपको दिखाते हैं कि भूपेश बघेल जी ने क्या बोला ये ट्विटर वॉर पर। अभी शाम को उनका बयान आया है, आपको दिखाते हैं। 30
ट्रेन के लिए हमने आवेदन कर दिया है रेल विभाग को। अब वो जैसे जैसे उपलब्ध हो रहा दे रहे हैं, लेकिन इतने वरिष्ठ मंत्री होके इतना सफ़ेद झूठ बोलेंगे, ये उम्मीद मैंने पीयूष गोयल जी से नहीं किया था। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। तो जो सियासत की रेल चल रही है और मजदूरों के लिए रेल नहीं चल रही है, उस पर चर्चा के लिए हमारे पास कांग्रेस से राजेंद्र तिवारी जी वरिष्ठ नेता हैं। वो कांग्रेस का और सत्ताधारी दल का पक्ष रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी से सच्चिदानंद उपासने जी हैं। उपासने जी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे। सबसे पहला सवाल उपासने जी आपसे ही, चूँकि ये लड़ाई की शुरुआत एक जो सौहार्द बना हुआ था केंद्र और राज्य के बीच में, आपकी पार्टी या कहें केंद्र में शासन करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता और रेल मंत्री की ओर से आया है, जबकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि उन्होंने 1,17,00,000 रुपए का भुगतान कर चुके हैं और उन्होंने 30 ट्रेनों के लिए आवेदन भी किया है। क्या ये, और आपने देखा रेल मंत्री का जो बयान था उसमें एक भी वो राज्य नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हो। उनने चुन चुन के उन राज्यों के नाम लिए, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ को ज़्यादा टारगेट किया। साफ तौर पर ऐसा दिखता है। आपका पक्ष जानना चाहूँगा कि ये जो रेल मंत्री का बयान है ये राजनीति से प्रेरित है या छत्तीसगढ़ को डिमोरलाइज करने के लिए या छत्तीसगढ़ सरकार के जो प्रयास हैं उनको धूमिल करने के लिए है, या आप सिर्फ केंद्र सरकार की बात का ही समर्थन करेंगे? नहीं, देखिए, कहीं भी न तो छत्तीसगढ़ सरकार को किसी प्रकार से हतोत्साहित करने की कोई मंशा है। केंद्रीय रेल मंत्री जी ने जो पूरी वास्तविकता है उस वास्तविकता का ट्विटर पर और उसके बाद अपने संबोधन में और बखान किया है। तथ्यों से बाहर जाकर केंद्रीय मंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई वहाँ पर झूठ बोलेगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो बातें हैं उन्होंने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश ने कितनी ट्रेनों की मांग की और कितनी ट्रेनों की अनुमति उन्होंने प्राप्त की, कितनी ट्रेनें वहाँ गई। दीगर राज्यों का भी हिसाब किताब उन्होंने बताया। जो राज्य अपने अपने स्तर पर उन्होंने अपने प्रांत के जो मजदूर हैं उनको लाने के लिए और केंद्र सरकार से सीधे संवाद करके अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके और जो व्यवस्थाएं उन्होंने बनाई हैं उन सब बातों को उन्होंने अपने उद्बोधन में, अपने संबोधन में, अपने ट्विटर पर निश्चित रूप से बताया। और जिन राज्यों ने, जैसे पश्चिम बंगाल का ही उन्होंने बताया कि 2 ट्रेनों से ज़्यादा अभी तक उन्होंने कोई पहल नहीं की है। तो इस प्रकार से ये पूरे आंकड़े उन्होंने तथ्यों के आधार पर कहे हैं। यदि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो बात आज कह रहे हैं, इसके पहले उन्होंने 29 ट्रेनें की बात की थी और कब वो पैसा जमा हुआ, कितना समय हो गया, क्योंकि ये 2 महीने का समय बीत चुका है। 2 महीने के अंतराल में आपने पहल कब की? पहले तो ये था कि कितने यहाँ से पलायन किए हुए हैं मजदूर जो बाहर हैं, किन राज्यों में कितने, ये भी आंकड़ा जो है एक प्रकार से सरकार ऑथेंटिक रूप से बता नहीं रही थी प्रदेश सरकार। एक बात जरूर पूछना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस तरह से पहले 6 स्टेशन आइडेंटिफाई किए, वहाँ पूरी तैयारी की, तो आपको क्या लगता है, जैसे कि आपके रेल मंत्री ने साफ तौर पर बोला कि छत्तीसगढ़ सरकार अनुमति नहीं देना चाह रही, भूपेश बघेल जी या छत्तीसगढ़ की सरकार क्यों चाहेंगे कि यहाँ के जो मजदूर हैं यहाँ नहीं आए? इसके पीछे उनका क्या लाभ होगा? आप इसको थोड़ा बताएंगे। कुल मिलाकर केंद्र पर आरोप लगाना इस सरकार की पहले दिन से आरोप लगाने के लिए मजदूरों को पहले दिन से प्राथमिकता रही है। आप देख रहे हैं इस प्रदेश में मजदूरों की क्या हालत हो रही है। जो मजदूर आ रहे हैं उनके क्वारंटाइन की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। क्वारंटाइन सेंटर है, वहाँ पे आत्महत्या हो रही है, फांसी लगाई जा रही है, वो घर चले जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से, और जहाँ पर विवाद सीमाएं हैं, आप राजनांदगांव के पास सीमा देख लें बाघ बॉर्डर से, तो वहाँ पर किस प्रकार से लोगों को रोका जा रहा है, प्रदेश के अंदर आने से रोका जा रहा है। जो पास लेकर आ रहे हैं उनको भी हतोत्साहित किया जा रहा है। न तो कोई जांच की जा रही है, न किया जा, इसके दुष्परिणाम इस प्रदेश को भुगतने पड़ रहे हैं। जो बाहर से आ रहे हैं, आप उनको न तो क्वारंटाइन सेंटर में, जो राजस्थान से भी बच्चे लाए उनको 7 दिन भी आपने क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रखा। तो ये इस प्रकार की लापरवाही जो है आप शुरू से बरत रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उंगली तो आपकी तरफ उठेगी कि आप जो है प्रदेश में कोई एक भी अस्पताल, आप बता दीजिए, एक भी अस्पताल पूरे 2 महीने में एक भी अस्पताल यहाँ पर कोरोना के मरीजों के लिए किया गया
और पूरा आप एम्स पर निर्भर हैं। कुछ भी कहीं भी होता है, चाहे रायगढ़ में हो, चाहे आपका कोरबा में हो, चाहे कहीं हो, बालोद में, आप सीधा एम्स भेजते हैं। ना कहीं भी आपने प्रारंभिक चिकित्सा की भी व्यवस्था आपने इस पूरे 2 महीने में नहीं की है। तो आप पूरा मामला जो है केंद्र पर ढकेल देते हैं। यदि मामला बिगड़ता तो आप एम्स पर उंगली उठा देते कि केंद्र का एम्स है और इसने जो है उचित व्यवस्था नहीं की। आज उसकी उचित व्यवस्था हो रही है, वहां से ठीक हो रहे हैं, तो प्रदेश सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। ये आपको केंद्र को बधाई भी तो देनी चाहिए, धन्यवाद भी देना चाहिए कि केंद्र सरकार का एम्स है, इसलिए आज प्रदेश की व्यवस्था ठीक बनी हुई है। केंद्र और राज्य वाली इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि वो राज्य के लिए ही बना है। खैर, आपकी बात पर मैं राजेंद्र तिवारी जी इसका जरूर वर्षन लेना चाहूँगा। आपका क्या कहना है इनके आरोपों पर? जिस तरह से उपासनी जी ने बोला कि यहाँ मजदूरों के लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं है, वहाँ आत्महत्या हो रही है, भाग रहे हैं। जो बाघ नदी की सीमा है छत्तीसगढ़ की महाराष्ट्र से, वहाँ पर जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनको राज्य के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा आप सिलसिलेवार इन सब बातों का जवाब दें ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। सिलसिलेवार बात चालू करते हैं डॉक्टर मिश्र। सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिथ्या वचन बोलने में, थोड़ा प्रांजल हिंदी, झूठ बोलने में महारत हासिल है। ऐसा बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मिथ्या वचन बोलने में इनको महारत हासिल है। और जो जितना बड़ा नेता होता है वो उतना ही ज्यादा पारंगत होता है इस कला में। अभी पीयूष गोयल जी को देख रहे थे हम, अब वो फंस गए हैं श्रीमान जी छत्तीसगढ़ का नाम लेकर के, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बारे में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार रेल वगैरह नहीं मांग रही है, और इसका सिलसिलेवार जवाब दिया भूपेश बघेल जी ने। मैं थोड़ा सा और उसमें 2 शब्द और बोलना चाहूंगा। कुल 30 ट्रेन मांगा था छत्तीसगढ़ की सरकार ने रेलवे बोर्ड से। हमको अभी तक 14 ट्रेनें मिली हैं और 14 ट्रेनों का हमने पैसा पटाया है। भूपेश बघेल जी ने तो राउंड फिगर में 1 करोड़ 17 लाख कहा, मगर जो वास्तविक फिगर है मैं और करीब जाकर के बताना चाहूंगा, 1 करोड़ 16 लाख 92,930 रुपए ये हमने पैसा पटा दिया है। और ये इन्होंने कहा कि अभी तक कोई ट्रेन नहीं आई है। मैं डॉक्टर रमन सिंह जी को सुन रहा था कि अभी तक कोई ट्रेन नहीं आए हैं, इसलिए मैंने कहा ना बड़े पारंगत है। हमारे यहां अभी तक 9 ट्रेन आ चुकी है और बाकी ट्रेन का जिसका हमने जितना उन्होंने कहा था 14 ट्रेन की स्वीकृति देते हुए थे उसका पैसा हमने पटा दिया है। और दूसरी बात यह है कि 16,650 हमारे क्वारंटाइन सेंटर हैं जहां पर आप आज का मैं पूरा सचित्र वर्णन, आप अगर आपके पास समय हो शिरीष जी तो मैं दिखाता कि किस तरह से आज ट्रेन आई है कि 16,650 क्वारंटाइन सेंटर तो ग्रामीण अंचल में है। जो हमारे कुल 8,983 ग्राम पंचायत है वहां हमने इतने क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं, और शहरी इलाकों में 633 क्वारंटाइन सेंटर है। मैं शिरीष जी आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासन तो दुरुस्त है, चुस्त है और मुस्तैद है कि क्वारंटाइन सेंटर में पूरी सुविधा मिले, भोजन पानी सब मिले और भागने ना पाए, जैसा अभी सचिदानंद भाई ने आरोप भी लगाया। मगर मैं गांव के लोगों की प्रशंसा करूंगा। आप जाकर के देखिए, थोड़ा गांव के लोग ही इस बात को लेकर के बेहद सतर्क हैं कि क्वारंटाइन में जो लोग रखे गए हैं वो हमारे गांव में न घुसने पाए। उन्हीं के गांव के लोग हैं, उन्हीं के गांव के मजदूर हैं, उन्हें वहीं के निवासी हैं, मगर इसके बाद भी जब तक आप क्वारंटाइन का पूरा कोर्स नहीं कर ले 14 दिन का नहीं आ सकते। तो हमारे यहां इस तरह की स्थिति है। दरअसल मूल बात यह है डॉक्टर मिश्र कि आज के वर्तमान का 5 साल हो 10 साल बाद भविष्य जब निर्धारण करेगा तो प्रधानमंत्री जी को कटघरे में खड़ा करेगा कि रात को 8 बजे आप आते हैं और 12 बजे से किसी एक बहुत बड़े कार्य की योजना बनाकर के उसकी घोषणा करते हैं, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे जीएसटी का मामला हो। अभी तीसरी बार फिर उन्होंने ऐसा ही किया कि 24 मार्च को आकर के कहा कि कल से रात के 12 बजे के बाद लॉकडाउन। योजना नहीं बनानी थी उनको कि 1 करोड़ से ज्यादा सुदूर इलाके में मजदूर फंसे पड़े हैं, बेचारे कैसे आएंगे। और आप लोग ही दिखाते हैं, वो दृश्य देख करके दिल दहल उठता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जाकर के कभी दर्द देखे हैं? जिस तरह से भूपेश बघेल जी मास्क लगा के दूरी का निर्धारण करते हुए देर रात तक काम कर रहे हैं। कल रात 1:30 बजे मेरी उनसे बात हुई, वो जग रहे थे क्योंकि वो उनको पूरे प्रदेश की रिपोर्ट ले रहे थे। तो जो काम कर रहा है कम से कम उसको साधुवाद तो दीजिए, कम से कम उसको प्रोत्साहित तो कीजिए, उसमें राजनीति मत कीजिए। भाई 20 लाख से ज्यादा मनरेगा में मजदूर हमारे यहां काम कर रहे हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आंकड़ा है, मगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोई काम नहीं करना है।
और मैं अब मैं दूसरे विषय पे जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। जिस तरह के इनके कार्यकर्ता हरकत कर रहे हैं, जिस तरह से इनकी कथनी और करनी में अंतर है, वो दिखाई देता है। ईमानदारी के साथ देखिए, किसी आदमी का निर्धारण आप कैसे करेंगे? उसकी सक्रियता को देखकर और सक्रियता के कारण हुए परिणाम को देख करके। तो भूपेश बघेल जी की सक्रियता दिख रही है, और मत मानिए आप सक्रियता को, परिणाम को तो मानिए जो उन्होंने परिणाम दिया है कि छत्तीसगढ़ में आज कोरोना का विस्तार नहीं होने पाया। अकेला राज्य है जहां हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं और जहां पर हम लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। आपको मालूम है, डिजास्टर मैनेजमेंट के कारण कॉमा और पूर्ण विराम तक केंद्र सरकार से लिख करके आ रहा है, उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है। नहीं तो रायपुर को रेड जोन में रखा गया है इन्होंने। हम बार बार बोलते हुए मुख्यमंत्री जी थक गए कि रेड जोन में मत रखिए, मगर उनकी कथनी में और करनी में बहुत अंतर है। और पीयूष गोयल जी तो बहुत बुरी तरह से फंसे हुए इस मामले में। झूठ उन्होंने कांग्रेसी गैर भारतीय जनता पार्टी शासन को लपेटे लेने के चक्कर में छत्तीसगढ़ का नाम ले लिया गलती से। यह उनकी गंभीर गलती है, और उनकी कथनी और करनी में तो अंतर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से उन्होंने यहां की हालत बिगाड़ करके रखी हुई है। ये बड़े प्यारे इंसान हैं हमारे सच्चिदानंद भाई, स्वदेशी अपनाइए। अभी प्रधानमंत्री जी लंबा चौड़ा भाषण दे करके गए हैं, और देखिए थोड़ा इनके शर्ट में चीनी ड्रैगन बना हुआ है, थोड़ा जूम कीजिए कैमरे। बहुत व्यक्तिगत हो रहा है। नहीं, मैं तो हंसी ठिठोले मजाक में कह रहा हूं। मत करिए ना। नहीं, मैं आपसे से हट के नहीं, मैं बोलने लग जाऊं आपको। नहीं, सरकार की शराब परोस रहे प्रदेश में, शराबबंदी की बात करके आप पूरे प्रदेश को शराब के नशे में घर घर शराब पहुंचा रहे हैं। सरकार की आपका चरित्र है गांधी जी के सिद्धांतों पर राजनीति करने वाली। शराब परोसेगी पूरे। अरे भैया, तो शराब साल में प्रकार का काम करेगा। वहाँ प्रधानमंत्री भी रात दिन एक नंबर वन में बघेली रात दिन एक नहीं कर रहे। वहाँ प्रधानमंत्री दुकान भारत जाए, तिवारी जी शराब की दुकान में लगे आप लोग शांत होंगे, आप लोग शांत होंगे, आप लोग शांत होंगे, आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। इस तरह से चर्चा नहीं हो पाएगी, करोगे, लेकिन भारत ने इस तरह से चर्चा नहीं हो पाएगी, इस तरह से चर्चा नहीं हो पाएगी। हम ट्रेन पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, शराब पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं। इतनी राष्ट्रीयता समाप्त हो गई आप लोगों की। वही तो कह रहा हूं, सोच जो है, सोच आपकी वहीं तक जाकर आप मुद्दे पे बात करें। मैं क्या कर रहा हूं कि शराब दुकान के बारे में बार-बार बात करते हैं। बाहर जाकर आप बातचीत कर सकते हैं। 15 साल में इससे बाहर जाकर आप बातचीत कर सकते हैं। नंबर 1 तो प्रधानमंत्री मोदी क्या कपड़े पहन रहे हैं, उपासना जी क्या कपड़े पहन रहे हैं, इससे जाकर आप उनके काम को देखना। नहीं, काम को देखिए, भूपेश बघेल जी के काम को देखिए आप। प्रधानमंत्री जी के काम को भूपेश बघेल जी के काम को देखिए। प्रधानमंत्री जी के काम को देख रहे हैं। जिन्होंने बिना किसी योजना के लॉकडाउन किया, मोदी जी ने उस समय लॉकडाउन का अगर देश को सहयोग नहीं किया, पालन किया गया होता और योजना बना करके महिलाएं सड़कों पर नहीं नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। एक बार भी आपके मुख्यमंत्री ने ये कहना चाहा क्या तिवारी जी, आप शांत हो सकते हैं जी। 2 मिनट बचा हुआ है, कम से कम मुद्दे पे बात कर लें। आपने ठीक है चुटकी ली, लेकिन उपासना जी ने उसको बहुत गंभीरता से भी ले लिया, और जो हमारी चर्चा खराब हो गई है। थोड़ा सा चर्चा मुद्दे पर है तो ज्यादा अच्छा है। उपासना जी, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर आप मुद्दे पर जवाब दे दीजिए। और मुद्दे पर बात करनी चाहिए ना डॉक्टर साहब, मुद्दे पर बात करें ना। किसी पर आप सूट पहने क्या पहने, मैं उसको बोलूंगा। मैंने तो बोल दिया ना उसी समय, मैंने बोला ना, उसी समय मैंने बोला। पैजामा कुर्ते में कितने दाग है आपको मालूम है? अरे नहीं, अरे यहाँ तो बेदाग है यार, सुनिए, यहाँ तो पूरा जीवन बेदाग रहा है, और आपसे ज्यादा कौन जानेगा। ये व्यक्तिगत चर्चा का मंच नहीं है। आप यहाँ पर उपासना जी उनके आरोपों का जवाब। कांग्रेस पार्टी के पैजामे कुर्ते की बात कर रहे हैं। उपासना जी, आप मैं तो मजाक किया उसको। मेरा समय खराब हो रहा है, आप लोग दोनों समझिए। आपके पैजामे कुर्ते, आप तो मेरे बड़े भाई, आपको नहीं बोल सकता। आप दोनों वरिष्ठ नेता इस तरह से करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उपासना जी, आप जवाब दीजिए। मेरे इनके पूरे परिवार के प्रति मेरा सम्मान है। बात मैं यहाँ तो कह रहा हूँ कि मुझको ये होता है कि आप केवल सत्यवादी हरिश्चंद्र जो है, केवल भूपेश बघेल या कांग्रेस पार्टी की यहाँ की सरकार नहीं है कि आप कहें कि हम ही कह रहे हैं वही सही है।
और केंद्र की सरकार जो भी कह रही है वो गलत कह रही है। आप आंकड़ों की बात करते हैं तो वो भी आंकड़ों की बात करते हैं, आप उनको ऑथेंटिक नहीं बोल सकते। आप उनको जिस प्रकार की भाषा का है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ का पुलिंदा है, झूठ बोलने में इन लोग माहिर हैं, तो कांग्रेस तो झूठ पर झूठ बोलने में माहिर है, जो पूरे इस कोरोना काल के दौरान दिख रही है कि किस प्रकार से भूपेश बघेल जी केंद्र की मदद को भी कभी घोषित नहीं करते हैं। कभी यहाँ पर प्रदेश के विपक्ष के नेताओं को बुलाकर आपने 5 बार आपके प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों को बुलाया, बातचीत की, सारे प्रदेशों की जानकारी ली, उस आधार पर रणनीति बनाई। कोई अकेले बैठकर रणनीति नहीं बना ली, सबके विचार आए, उस आधार पर अभी भी आपको 15 तारीख तक का समय दिया कि 15 तारीख तक आपने सारी बात बताएं। तो ये सारी बात जो है प्रधानमंत्री जी पूरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से और वहां की स्थिति के बाद ही सारा निर्णय करते हैं। और लेकिन इस प्रदेश की विडंबना है कि न तो कभी आपने विपक्षी दलों को बुलाया, न जनप्रतिनिधियों को बुलाया, न उनसे बातचीत की कि भाई कोरोना के इस दौर में कितना पैसा केंद्र से आया है, उसके कितना हमने प्रदेश पर खर्च किया है, किस किस मद में खर्च किया है। कभी आपने किसी को विश्वास में, यदि विश्वास में आपने लिया रहता तो निश्चित हम आपकी तारीफ करते। समाप्त हो गया है एक्चुअली में, और हम जो चर्चा करना चाह रहे थे वो आप लोगों को थोड़े से पर्सनली वाद विवाद में फंस गया। खैर, हम चाह रहे थे, इस चर्चा का उद्देश्य ये था कि मजदूरों को लेकर सियासत का मोड़ ट्रेन चले और मजदूर और दोनों पार्टियां प्रयास करें। आप दोनों ने चर्चा में भाग लिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।